सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हमने ये देखा कि क्या कारण रहे, क्या गतिविधियां रही जिसके कारण हिटलर की बात हुई। हिटलर ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था और नाज़ी उसकी पार्टी थी। नाज़ी का नाम हमने देखा था कहां से आया था। तो नाज़ी पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। और नाज़ियों का जो विश्व दृष्टिकोण था, क्योंकि कुछ चीजें बार बार रिपीट होंगी, कुछ चीजें बार बार हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इतिहास में दर्ज है। कई जगह पे इसके बारे में बात होती है, कई किताबों में इसके बारे में बहुत तफसील से लिखा गया है और ये बहुत सारी चीजें पता भी नहीं चली, ये ज्ञान में नहीं थी लोगों की। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तभी लोगों को पता चला कि ये सब चीजें हो रही हैं या हो, क्योंकि उस समय इस तरीके से सूचना प्रणाली तो बहुत ज्यादा तत्पर नहीं थी, लोगों के पास मोबाइल वगैरह तो हुआ करते नहीं थे। तो नाज़ियों के जो अपराध थे वो उनकी कुछ मूल मान्यता थी और उसका कुछ खास व्यवहार थे। तो नाज़ी जो विचारधारा है, या फिर ये कहें जो नाज़ी पार्टी की विचारधारा से को समर्थन करने वाले लोग हैं, तो हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाचक थी इनकी एक दृष्टिकोण जो नाज़ी विचारधारा है। इस दृष्टिकोण में कोई भी बराबरी नहीं है, यानी कि समाजों में बराबरी का हक नहीं था, यानी कि जो नस्ल के आधार पर कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बेहतर हैं, कुछ कमतर हैं। तो जो ब्लॉन्ड है, इनका नजरिया यह था कि जो ब्लॉन्ड है, यानी कि जो नीली, ब्लॉन्ड का शब्द का मतलब होता है कि नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले, जिनकी नीली आंखें होती हैं और जिनके सुनहरे बाल होते हैं, इनको ब्लॉन्ड कहा जाता है। तो जो ब्लॉन्ड है, नीली आंखें वाले, जो नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं, आर्य बताए जाने वाले एक ये शाखा है नॉर्डिक जर्मन आर्य की। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन के जैसे दिखते थे, जर्मन लोगों के जैसे दिखते थे। तो अब बात ये हुई कि ये नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं, ये सबसे ऊपर है पायदान में, और यहूदी यानी कि ज्यूज ये सबसे निचले हैं। तो यहूदियों को कुछ इस तरीके से देखते थे ये लोग कि को नस्ल विरोधी आर्यों का, जो आर्य अपने आप को ये माना करते थे, उसके कट्टर शत्रु माना जाता था इनको। अब बाकी जो थे, मैं इसको इस तरीके से बताऊं आपको कि सबसे ऊपर आप जर्मन समझ ले और सबसे नीचे ये ज्यूज हैं या फिर यहूदी हैं। तो यहूदी यह के लिए लिखता हूं, बाकी जो है इसके नीचे आते थे, जिसके इनके बीच में आते थे, इसके नीचे और इनके ऊपर। तो इस तरीके से इन्होंने एक इनकी विचारधारा थी, दृष्टिकोण था कि लोग जो है नस्ल के आधार पर उन्होंने इन सबको माना, समाज को माना। तो बाकी जो भी समाज है वो जो उनके रंगरूप है, जैसे जर्मन आर्यों और यहूदियों के, इनको बीच में रखा गया। अब हिटलर ने क्या किया, या हिटलर की जो नस्ली सोच थी, या नाज़ियों की जो नस्ली सोच थी, वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर इन जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डार्विन ने कभी भी ये नहीं कहा कि इंसानों के लिए क्या है। डार्विन ने अपनी एक अवधारणा दी, एक बात कही, लेकिन अपने चीजों को प्रूव करने के लिए नाज़ियों ने इनका नाम लेके या इनकी विचारधारा को मान के ये माना कि हाँ, जो भी सबसे फिटेस्ट है वो रहेगा, बाकी सबको मरना पड़ेगा या वो चले जाएंगे। तो डार्विन वैसे प्रकृति विज्ञानी थे। उन्होंने जो प्रकृति चयन है कि जो जैसे एक पिग है या एक डॉग है, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों में से 2 या 1 ही जी पाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। तो ये डार्विन की थ्योरी थी। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने जो अति जीविता का सिद्धांत दिया, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वो जिंदा बचेगा, वही रहेगा। तो बाकी जो प्रजातियां हैं, अगर वो अपने आप को खुद ढाल लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं वातावरण की स्थितियों से, तभी वो पृथ्वी में जिंदा रह सकती है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि डार्विन के चयन का जो सिद्धांत था वो पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियरली, विशुद्ध तरीके से प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए था। इंसानी हस्तक्षेप के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी,
लेकिन जो नस्लवादी विचारक थे और जो राजनेता थे, उन्होंने अपनी बातों को सही ठहराने के लिए डार्विन का उपयोग किया। अब नाथियों की बड़ी बहुत सिंपल सी बात थी, दलील थी उनकी कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो रहेगी, बाकी सबको खत्म कर, या तो खत्म हो जाएंगी या उनको खत्म कर देना चाहिए। तो जिस अपने आप को जहां वो मानते थे आर्य, वो नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, और ये भी जरूरी है कि नस्ल को शुद्ध भी रखना है। ऐसा ना हो कि अशुद्ध लोगों के साथ क्रॉस करके, रिप्रोडक्शन करके गलत नस्ल आ जाए। तो हिटलर की विचारधारा का जो दूसरा पहलू था वो लेबेन्सट्राउम, यानी जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। इसका मतलब ये है कि लोगों को अगर बसाना है या लोगों को अपने लोग जैसे जो नस्ल उनकी है उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उनको जमीन चाहिए होगी, इलाका चाहिए होगा, संसाधन चाहिए होगा। तो इसी विचारधारा के अनुसार हिटलर की नजर ये थी कि जर्मन राष्ट्र को ज्यादा संसाधन मिलना चाहिए, जर्मन लोगों को, और इससे जैसे संसाधन मिलेगा, जमीन मिलेगी, जगह मिलेगी, तो बेहिसाब शक्ति आ जाएगी उनके पास। तो बस इन्होंने, हिटलर साहब ने क्या किया कि वो आसपास के इलाके जो है उसको मिलाना शुरू किया, या मिलाने की एक सोच बनाई, और पोलैंड जो उनके बिल्कुल करीब में था, उनसे बाउंड्री मिलती थी, वो पहली इस बात की प्रयोगशाला बनी। नस्लवादी राज्य की स्थापना से हम क्या समझते हैं, फिर से मैं ही बताता हूं कि सत्ता या पावर में पहुंचते ही जो नाथसी है, उन्होंने जो शुद्ध, वो मानते थे कि ये शुद्ध जर्मन है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ब्राह्मण, वैश्य, आपके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके जो डिवीजन है, वो भी वहां पर उसी तरीके से समझ लीजिए कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं और ये शूद्र है वो उनको बहुत कमतर माना जाता था पहले जमाने में। आज तो सब बराबर है, लेकिन उस समय, क्योंकि ये पहले जमाने की बात हो रही है, वहां पर जो नस्ली समुदाय है उनकी स्थापना करनी है, उसके लिए वो उनका सपना था, इसको लागू करना था। तो उसके लिए क्या किया, जो विस्तारित जर्मन है उसमें जितने भी, मतलब जो भी उनके पास इलाका है उसमें जो समाज है और जो ऐसे नस्ल है जो अवांछित है, जिनको वो अशुद्ध मानते थे, उनको खत्म करना शुरू किया। वो केवल ये चाहते थे कि उनका जो समाज हो वो शुद्ध, बिल्कुल क्लीन और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, स्वस्थ, यानी कि जो नॉर्डिक आर्य अस्वस्थ हैं वो भी उनके लायक नहीं है, वो सब के सब अवांछित है। अब अवांछित लोगों में, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी लोग जर्मनों के या फिर उनके पैरामीटर में सही नहीं बैठते थे, उनको किस तरीके से रखा जाता था या क्या किया जाता था कि जो लोग मान लीजिए थोड़ा दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उनको यूथनेजिया या फिर आप ये समझ लीजिए दया मृत्यु दे दी जाती थी। तो जो मैंने शुरुआत में हमने जब बात शुरू की थी, तो हेलमुट एक बच्चा था, उसके बारे में बात की थी, तो उनके पिता ने भी ऐसे, वो क्योंकि नाजी थे तो उन्होंने भी कई लोगों को, जो जर्मन भी थे, जो मानसिक और शारीरिक रूप से जर्मन लोग थे, जो उन्हीं के श्रेणी में आते थे या उन्हीं के जो नॉर्डिक अस्वस्थ नॉर्डिक आर्यों में आते थे, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं थे, तो बस उनको भी मार दिया। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि यहूदी, देखिए यहूदियों का तो कत्लेआम हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो बाकी अवांछित श्रेणी के लोग हैं उनको भी इन्होंने खत्म किया। अब ये यहूदी के साथ ही नहीं हुआ, जो जिप्सी थे, अश्वेत थे, यानी कि जिनको, जो थोड़े से ब्लैक कलर के थे, उनसे या तो जर्मन नागरिकता छीन ली जाती थी या फिर उनको मार दिया जाता था। रूसी और पोलिश मूल के लोग जो थे उनको भी थोड़ा कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस पे कब्जा करने की बात कही, तो बहुत स्थानीय लोग, जब उन्होंने उस पे आक्रमण किया या फिर उनको मिलाने की कोशिश की, तो वहां के लोगों को गुलामों की तरह रखा गया और बहुत ही मतलब दयनीय अवस्था हो जाती थी जो इनके कब्जे में आ जाता था। तो नाजी जर्मनी में सबसे ज्यादा बुरा हाल, जैसे मैंने कहा कि ये कहीं बिल्कुल छिपा नहीं है कि ज्यूज या यहूदियों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उनके यहूदियों के प्रति क्या होता है कि जो ईसाई धर्म है उसमें ये माना गया है, उसमें लिखा हुआ है कि, या फिर ये माना गया लोगों ने कि ईसाइयों का ये आरोप रहता है कि ईसा मसीह को, जो उनके प्रभु है, उनको मारा किसने था? यहूदियों ने। और ईसाई क्या काम करते हैं? या तो वो हत्यारे हैं या वो सूदखोर है।
सूदखोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले, यानी पैसा देते हैं उसका ब्याज वसूलते हैं, इंटरेस्ट वसूलते हैं। एक शब्द यहाँ पर आया है जिप्सी, ये भी एक श्रेणी है। तो ये इनको इस तरीके से माना जाता था कि ये इन्होंने ईसा मसीह को मारा है, ये उसी कुल से आते हैं। हत्यारे और सूदखोर है कौन? ज्यूज, यानी कि यहूदी। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन लेने की मनाही थी। उसके बाद वो क्या करते थे कि या तो अपना व्यापार करते थे या फिर यही इंटरेस्ट का धंधा करते थे, और बाकी समाज से वो अलग रहते थे। यानी जैसे घेटोस नहीं होता है, जैसे दड़बा, मुर्गी का दड़बा होता है, वहां रहते थे। अब नस्ल संहार जो होता है, जैसे जिसे कहते हैं एथनिक क्लिंजिंग, उसके हिसाब से ईसाइयों को ने बार बार इनका सफाया किया। इनका ज्यूस का। अब उनके खिलाफ जब तब कभी भी हिंसा हो जाती थी, इनको खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयों से बचने के लिए उनका ये रास्ता था कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। बट ये और ईसाइयों को कोई, अब ये समझिए, ईसाई जो यहूदी जर्मनी में रहते थे वो कोई अलग नहीं थे, वैसे ही दिखते थे, उन्हीं की संस्कृति में वो मिल गए थे। लेकिन हिटलर ये नहीं मानता था। वो जो है धर्म, वो मानता था कि धर्म अगर इन्होंने धर्मांतरण भी कर लिया है, यहूदी धर्म को या जूइश छोड़ के वो आ गए अगर इसमें क्रिश्चियनिटी में, तो इससे कोई असर नहीं होगा। उनका मेन हिटलर का ये इंटेंशन था कि बस खत्म करो, ये पूरी की पूरी जो क्रीड है, नस्ल है, इसी का खात्मा होना चाहिए। तो सन 1933 से लेकर 38 तक नाजियों ने यहूदियों को बहुत, मतलब एक तो साधनों से हीन कर दिया, आतंकित किया, दरिद्र थे वो, और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि उनको अलग थलग कर दिया। जैसे हमारे यहाँ हुक्का पानी नहीं बंद होता है, वैसे कर दिया। यहूदी देश को छोड़ के जाने लगे। और 1939 से 45 तक, यानी 1939 से 45 के दौर में ये यहूदी है कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करते थे। यहाँ पर ये मैं बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि यहूदियों को एक खास इलाके में इकट्ठा कर दिया जाता था और बस गैस चैम्बरों में डाल के उनको मार दिया जाता था। मतलब ये रणनीति अपनाई गई इस समय। आप सोचे, आज के समय में ऐसी चीज हम सोच भी नहीं सकते कि जत्थे के जत्थे लोगों को ग्रुप में डाल के आप गैस चैम्बर में डाल दें, गैस वहां आएगी और लोग वहीं मर जाएंगे। इसके चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी भयावह स्थिति थी। अब आपको एक चित्र पहले दिखाता हूँ, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। ये है यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। मतलब जिसमें हम कोयला ढोते हैं ना, मालवाहक, वैसे लोगों को ढोया जाता था, लेके जाया जाता था वही गैस चैम्बरों की जगह पे, और वहां मार दिया जाता था। तो यही इसका शब्द है, नस्ली कल्पना लोक, यूटोपिया। यूटोपिया भी, ये शब्द आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि नस्ली कल्पना लोक क्या था। नाथसी जो थे वो अपना जो उनका कातिलाना स्वभाव था, ये कहें नस्लवादी कल्पना लोक कि हमारी नस्ल रहनी चाहिए, तो इस तरीके से वो विश्व के निर्माण में लग गए कि इस पृष्ठभूमि में वो ये अपना आगे बढ़ाएंगे। तो जनसंहार हो रहा था और युद्ध, ये तो अब देखिए, अगर युद्ध होगा तो जनसंहार भी होगा। तो पोलैंड को पहली बात तो उन्होंने तहस नहस कर दिया। पहला तो पोलैंड की बुरी हालत हुई। उत्तरी पश्चिम पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिल गया। अब पोलैंड के लोग जो है अब क्या कर रहे थे, वो अब क्या करते थे, वो भागना पड़ा उन्होंने। वो इधर उधर जाके यूरोप के दूसरे देशों में अपना रहने लगे या फिर भागे वहां से। फिर उसके बाद उनको क्या किया गया कि जो मवेशियां होते हैं, जानवरों की तरह, उनको दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया, जो कि वहां के निवासी थे, पोलैंड के निवासी ही, वहां से उनको भगा दिया गया, फिर एक जगह जमा कर दिया गया। तो जर्मन साम्राज्य में जितने भी अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक, ये जो एक जनरल गवर्नमेंट नामक जगह है, वहां पर रखा जाता था। तो जो पोलैंड में जो समझदार लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उनको तो मारा ही गया। और एक तरीके से क्या कर दीजिए कि जो पोलैंड को बौद्धिक और आध्यात्मिक तौर पे इन्होंने, जर्मनी ने या फिर क्या कहे नाजियों ने, गुलाम बना लिया। अब हो क्या रहा था कि क्योंकि पोलैंड और जर्मनी एकदम आसपास है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान आसपास है,
तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखिए लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा बात करते हैं, सारी दोनों भाषाएं भी एक है, बहुत कम अंतर है उनमें, क्योंकि एक ही देश से बना है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो जो जर्मनी है, पोलैंड आसपास, तो जर्मनी के लोग भी और पोलैंड के लोग भी एक जैसे दिखते थे। तो पोलैंड के क्या किया करते थे, ये माँ बाप से, पोलैंड में जो माँ बाप है उनसे बच्चे छीन लिए जाते थे, फिर इनका बकायदा टेस्ट होता था, इनका नस्ल विशेषज्ञों के पास जाता था ये लोग, मतलब इनका जो नस्ल है उसकी छानबीन होती थी। अगर ये नस्ल इनकी अच्छी होती थी तब तो इनको पाला जाता था, जर्मन परिवारों को दे दिया जाता था, जिससे फॉस्टर परिवार कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इस लायक नहीं निकलते थे तो उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था, या फिर आप जानते ही है कि उस समय क्या होता था, मार दिया जाता था। तो जनरल गवर्नमेंट के कुछ बहुत विशालतम घेटो जैसे दड़बे और जो गैस चैम्बर है इसलिए थे, और वहां पर यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था, जैसे कि मैंने आपको ये चित्र में दिखाया। अब ये मौत का सिलसिला ना, इसका बड़ा स्टेप वाइज काम हुआ है इसके पीछे। पहली चीज तो है कि इनका बहिष्कार किया गया। जितने भी लोग थे, जैसे यहूदी थे या बाकी लोग जिनको जर्मन, या फिर जर्मनी की बात नहीं कहूंगा, जर्मन लोग सब एक जैसे नहीं थे, नात्सियों की बात की जा रही है यहाँ पे। जो नात्सी थे, पहली बात तो उन्होंने देखिए कि कहा कि यहूदी व्यवसायों का पहले तो बहिष्कार कर दिया जाए, सरकारी सेवाओं से यहूदियों को निकाल दिया जाए, और यहूदियों की या फिर ज्यूज की जो संपत्ति है की जब्ती कर ली जाए और उनकी बिक्री कर दी, और उनके जो प्रार्थना घर है जिनको हम सिनागोग कहते हैं उसको जला दिया जाए। तो ये देखिए पार्क में बेंच रखी है, यहाँ पर लिखा है केवल आर्य बैठ सकते हैं, यानी केवल जर्मन जो नाथसी जिन्हें मानते थे कि इनकी नस्ल अच्छी है वो बैठ सकते थे। यहाँ पर एक चित्र है, इसमें एक संकेत दिया हुआ है कि ये जो एक बीच है समुद्री स्नान के लिए, यहाँ पर कोई भी यहूदी नहीं है, यहूदी फ्री है, ज्यू फ्री है। तो यहूदियों का जो हाल हुआ था, ज्यूज का हाल हुआ था, वो इस तरीके का था। आप इस चित्र से देख पा रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। अब ये पहला चरण था कि पहले इनको बहिष्कार किया जाए। ये 1933 से 1939 तक चला। उसके बाद आया समय 1940 से 44, इसे कहते हैं घेटोइजेशन, मतलब दड़बे में डाल देना। अब दड़बे में डालना मतलब एक तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया, उसके बाद उनको घेटोज में यानी कि बिल्कुल अलग थलग कर दिया। जब बहिष्कार कर देंगे तो क्या होगा कि अपने आप घेटोइजेशन हो जाएगा। जैसे अगर हिंदुस्तान की बात में करें, हिंदुस्तान का इलाका देखें, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं और जो निचली जाति के लोग हैं वो हमेशा अपने अपने इलाकों में रहते हैं, इनको घेटोइजेशन कर दिया गया है। मुस्लिम कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकता, या फिर मेन पब्लिक में, या फिर नॉर्मल समाज में नहीं रह सकता, वो अपने ही इलाके में रहता है। इसी तरीके से जो छोटी कास्ट के जिसको माना जाता है वो अपने इलाकों में रहते हैं, वो कभी भी मेन इलाके में नहीं आ पाते। यही इसे घेटोइजेशन कहता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अब तीसरा जो चरण था वो था सर्वनाश। देखिए आप, ये शब्द को कहते हुए भी अगर आप सोचें, जिनको ये हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने ये सब लिखा हुआ है, उन्होंने ये देखा है, और हम तो केवल पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये देखा है उनका क्या हाल हुआ। अब इन्होंने कहा फाइनली तीसरा चरण 1941 के बाद कि अब तुम्हें ये रहने का अधिकार नहीं। अब देखिए ये यहाँ पर वायर लगे हैं जिसमें करंट है, किसी ने दौड़ने की कोशिश की तो किस तरीके से वो मर जाते थे। ये गैस चैम्बरों के बाहर कपड़े हैं, ये जूते हैं, ये यातना गृह है, और ये सब इसलिए बनाए गए थे कि इनकी मास किलिंग की जाए, मतलब ग्रुप्स मिला ला के हजारों की तादाद में इनको मारा जाए। किनको? यहूदियों को, ज्यूज को। एक शब्द आएगा हॉलोकॉस्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। कई चीजें इस पे बनी है, कई किताबें इस पे लिखी गई है। अब नाज़ी जर्मनी की बात नहीं हो रही। जर्मनी एक अच्छा देश है, आज भी बहुत टॉप देश है, बहुत डेवलप्ड देश है, लेकिन जो नाज़ी का समय था उसमें जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति, इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।